नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। तो इंटरनेशनल क्यूज तो डोमिनेट कर ही रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, लेकिन आज टीचर्स डे भी है, गणेश विसर्जन भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जिसको कंसिडर करना पड़ेगा। मुंबई एक तरीके से स्टैंड स्टिल हो जाती है, हॉल्ट हो जाता है मुंबई में आज के दिन। हाँ बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगा। क्या 11-12 बजे तक तो आप सड़कों में थोड़ी बहुत चहल पहल देखेंगे, लेकिन 12 बजे बाद एक बार सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आप लोग आते हैं सड़कों पे, वो तो आप समझिए वो एक तरह का जश्न, एक तरह का माहौल है, वो वहीं जाके फील होता है। आपको इसके अलावा कहीं और फील भी नहीं हो सकता। खैर आज टीचर्स डे भी है, सबकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और लेकिन आज बाजार के पास अच्छे संकेत भी हैं। एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग आंकड़ों पे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे ट्रेड करना है ये एक बार आप समझ पाएंगे। 9948 ये अहम चीज़ है। देखिए कल मार्केट के अंदर आप पूरा दिन एक चीज़ जो आप एंकर्स भी बार बार बोल रहे थे, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आपके ब्रोकर भी आपको बता रहे थे, देखिए किसी तरह से 9900 बच जाए, उसके बाद तो बाजार शायद ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। कल हुआ था ये 9900 बच गया था। आज हमको फिर से एसजीएक्स निफ्टी 9900 के ऊपर ट्रेड करवा रहा है, ये 22 अंकों के बढ़त। तो एक चीज तय हो रही है कि 9900 बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा है। और जो एशियन मार्केट्स हैं जो उनमें आज कामकाज हो रहा है, उसमें जापानीज मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, उसके अंदर आधे % की गिरावट है। नहीं तो ज्यादातर बाजार या तो फ्लैट हैं या तो पॉजिटिव होकर ही कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोप से कुछ ऐसे संकेत थे क्या रजत, जहां से हमको ज्यादा ध्यान रखने वाली बात? आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी। इनफैक्ट सभी सेक्टर्स, ऑटो को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द प्ले नेगेटिव था यूरोपियन मार्केट्स पे। और ये जो कोरिया की टेंशन से तो हावी है ही, लेकिन एशियन मार्केट से क्यूज लेने होंगे, क्योंकि ये जो पीएमआई का आंकड़ा निकला है, जापान में सर्विसेज पीएमआई 6 महीने के निचले स्तर पर है। और दूसरा भी थोड़ी देर पहले कैक्सन पीएमआई का आंकड़ा आया, सर्विसेज पीएमआई चाइना में, वहां पर ग्रोथ थोड़ी सुधरी है, 52.7 वर्सेस 51.5। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं जो एशियन मार्केट्स पे पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं। और एसजेएक्स निफ्टी सबसे बड़ा इंडिकेटर है ही, इसमें 1/4% के आसपास के गेंस शो कर रहे हैं। डिफेंसिव हो गए थे ट्रेडर्स। कल सोने में काफी स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन आज हो सकता है इक्विटी का पुल बैक का दिन हो। आज इक्विटी का अगर पुल बैक आया तो सोना रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकता है। थोड़ा ध्यान रखें आपको। हालांकि कमोडिटीज मार्केट का ट्रेड कैसे लेना है एक बार आप जरूर जान पाएंगे। मेरे साथ अब राजेश सतपुते जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझेंगे कैसे ट्रेड करना है। साथ ही अविनाश गोरक्षकर, जिनसे फंडामेंटली मार्केट का एक बार आउटलुक लेंगे। अभी आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे, एफआईटीएस का आंकड़ा भी है, बहुत कुछ आपके सामने रखने के लिए। लेकिन पहले मैं गौरांग आपका, माफ कीजिए अविनाश, आपका एक बार व्यू लेना चाहता हूँ। इस समय बाजार के अंदर ये नॉर्थ कोरिया वाली जो भी प्रॉब्लम है, इसको हम अब आदी हो जाएं कि इसी तरह की मिसाइल टेस्ट होगा, बाजार ऐसे गिरेगा, वापस संभल जाएगा, या ये प्रॉब्लम बहुत डेंस है, बहुत गंभीर है, हमको सावधानी बरतनी है, बहुत ज्यादा बरतनी है? मुझे लग रहा है कि डिम्पी कल यूएस के मार्केट्स बंद थे लेबर डे के लिए, और आज जो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री आएगी मेरे ख्याल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट्स यूएस का क्या फीडबैक है वो जानने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी हमने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कल सुने हैं उसमें ये कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस अनाउंस किए जाएंगे। बट अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी लंबी वॉर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहेगा कि बड़ी लंबी वॉर हो। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो नॉर्थ कोरिया का मसला है ये जल्दी से जल्दी सुलझने की पॉसिबिलिटी है, और मार्केट्स डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली लेगा। तो मेरे ख्याल से 9850 का लेवल लेके मेरे ख्याल से पॉजिटिव बायस ही मार्केट्स में काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट है तो अच्छे क्वालिटी शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है। ठीक है, हालांकि हम आपके सामने एक पोल तो नहीं कर रहे, लेकिन लाइव पोल आपके सामने ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमारे एनालिस्ट से सवाल जरूर पूछते हैं नॉर्थ कोरिया वाला, ताकि आपको पता लगता चले कि बाजार के अंदर नॉर्थ कोरिया की टेंशन की सिचुएशन क्या है। अभी हमको अविनाश ने भी बता दिया कि यहाँ पे वॉर होने की सिचुएशन कम लगती है। तो एक और पोल का कैंडिडेट था जिन्होंने ये कहा कि वॉर नहीं होगा। अब तक जितने भी एनालिस्ट हमने बातचीत की है सभी का कहना है कि वॉर नहीं होने वाला है। तो सिचुएशन है ये, गिरावट का कई बार फायदा आपको अच्छे शेयर्स प्लस करने में भी होगा, जैसे हमको अविनाश अभी हमको बता ही रहे हैं। अब एक बार मार्केट का आउटलुक देख ले कि आज बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है। पूछना चाहता था क्योंकि 9900 का लेवल बहुत क्रूशियल था, उसके नीचे चले गए थे एक बार। तो क्या माने कि बिकवाली हो सकती है हायर एंड पे अगर कोई पुल बैक आ भी गया तो? देखिए हमने इस आउटलुक को जब बनाया और हमने एनालिस्ट से जब बात की तो सबसे हमने सबसे एक ही बेसिक सवाल पूछा था, 9900 की अहमियत बताइए। ये कॉल पुट के जरिए आपको खैर अभी बता भी रहेंगे आपके सामने, लेकिन अभी आप पहले एक बार समझ लीजिए कि आज बाजार चलने कैसे वाला है। आज एक सीमित दायरे का ट्रेड हो सकता है, ये थोड़ा पुल बैक का ट्रेड भी होगा,
थोड़ा पुल बैक से प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड भी होगा, इसलिए सीमित दायरा हमने वर्ड इस्तेमाल किया। यूरोपीय बाजारों की चाल, कल आपको ध्यान होगा हमने आपको सचेत किया था, आज भी सचेत कर रहे हैं कि यूरोपियन बाजार जैसे खुलेंगे, स्ट्रॉन्ग नोट पे खुले तो बाजार को और प्रोपेल करेंगे, ज्यादा कमजोर या कमजोर खुल गए तो थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 24,150 बहुत अहम सपोर्ट है। कल दिन भर ये लेवल नहीं टूटा था, कल का इंट्राडे लो भी 24,155 ही था, 5 पॉइंट से बच गया था लेवल, इसलिए लेवल्स हैंस प्रूव्ड लेवल है, ये नहीं टूटना चाहिए आज का दिन भी। इंडिया विक्स में अगर आज गिरावट बढ़ जाए तो सौदों को रखिएगा, ये गिरावट बढ़ जाए का मतलब कि 5% से ज्यादा की गिरावट आ जाए। कल इंट्राडे में ही 16% विक्स बढ़ गया था। निजी बैंक, मेटल, फार्मा, रियल एस्टेट, ये कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आज आप एवरेज करने के बारे में, अपने वित्तीय सलाहकार के बारे में उनसे पूछिए कि इन सभी 4 से 5 सेक्टर्स के अंदर हमको कौन से शेयर्स पकड़ने हैं, कैसे ट्रेड लेना है। हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। 9900 की कॉल पुट है, वो भी काफी अहम है इस समय ट्रेड करने के लिए। अच्छा, एफएनओ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले राजेश सतपुते साहब हमारे साथ इसमें मौजूद है। राजेश जी नमस्कार। सर, ये जो बात हो रही है ना अभी बाजार की, ये बहुत अनसर्टेनिटी है, ऐसे माहौल पे निफ्टी और निफ्टी बैंक पे ट्रेड कैसे किया जाए? देखिए डिम्पी, आप डिस्कस कर रहे हो वो सही है अपने एक लेवल पे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको स्लाइटली थोड़ा इलेट के हिसाब से भी देखो तो मुझे लगता है कि जो अविनाश भी कह रहे हैं वो लेवल थोड़ा आना चाहिए, लाइक 9840 9850 तक मुझे लगता है एक बार करेक्शन होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये करेक्शन पिंच करने वाला नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई फील लाइक। कल हमने जैसा देखा कि निफ्टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज डाउन बाय 110 पॉइंट्स, बट इट वाज नॉट पिंचिंग टू द ट्रेडर, क्योंकि जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स था उसमें उतना फॉल नहीं था, तो वो तकलीफ नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि दैट सॉर्ट ऑफ करेक्शन विल बी देयर इन निफ्टी। मुझे लगता है एक बार 9820 9850 तक एक करेक्शन आना चाहिए, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेगा। इसमें क्लियर कट अगर आप कल का ऑप्शंस का डेटा भी देखो तो 9,900 और 10,000 के कॉल में रफली 6.5 लाख की राइटिंग हुई है, 6.5 लाख। अगर आप ओवरऑल ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखो तो 9,700 एंड 10,000 का रेंज बना हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी की भी यहाँ पे बात करो तो बैंक निफ्टी भी 24,000 एंड 24,500 एक बड़ा पैमाना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो छोटा सपोर्ट है वो है 24,200 का, जहां से मुझे लगता है एक छोटा मोटा पुल बैक आज मिलेगा। बट दैट पुल बैक शुड भी, एक जो मोमेंटम ट्रेडर होता है उसके लिए वो डर होता है, मुझे लगता है वो 2-3 दिन के लिए रहेगा। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बट एट द सेम टाइम वन शुड बी कॉशियस, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कब इमर्ज हुई, बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है कि ये सब रात में हो जाता है, तो सुबह 100 पॉइंट अपने को झेलना पड़ता है तो वो एक बहुत टेंशन हो रहा है आजकल। तो इसके लिए जो भी मोमेंटम वाले हैं सिर्फ मुझे लगता है वही काम कर रहे हैं। पोजिशनल वालों का तो क्या फिर वो इतना टेंशन होता नहीं है उनका, लेकिन मोमेंटम वालों को बहुत प्रेशर हो रहा है आजकल। पर लेकिन अगर प्योरली टेक्निकली देखो तो आज के लिए देखो डिम्पी, मुझे लगता है 9950 एक लेवल रहेगा जहां पे निफ्टी एक बार के लिए एक हर्डल के तौर पे काम करेगा। तो 9950 अगर उछाल में मिले तो वहां पे सेल करना है, 9985 का स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट रहेगा वो इनिशियली रहेगा 9,900, और अगर वो भी लेवल टूटता है तो 1940 9850 तक ये आएगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी उछाल में बेचना है 24,300 के आसपास अगर मिलता है तो दैट विल बी बेटर। सामने जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 24,500 का, और जो करेक्शन आएगा मुझे लगता है एक बार के लिए ये 24,000 तक एक बार के लिए टेस्ट करेगा। अच्छा, लेकिन ये इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े क्या कहते हैं डिप्टी? क्योंकि जो मैं चेक कर पाया उसमें 10,000 10,100 ये स्ट्राइक्स हायर लेवल पे बिकी। कल कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया विक्स 12.5% इंट्राडे बेसिस पे तो 19% तेज हो गया था। तो ऐसे माहौल में कैसे ट्रेड बनाना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से, और क्या कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हैं किसी स्टॉक? देखिए, रोल ओवर का इस बार आंकड़ा नहीं था, इसलिए 10,000 की कॉल की तो जोरदार पिटाई होना स्वाभाविक था, इसलिए विक्स का बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि आपके पास रोल ओवर था नहीं। तो आपने क्या किया कि विक्स के अंदर जो आया, जो गिरावट बढ़त दिख रही है आपको, इसी वजह से दिख रही है जो भी सौदा बन रहा है वो इमीडिएट बन रहा है। अच्छा। सामने बन रहा है, और मार्केट को ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि कंसोलिडेशन और जो ग्लोबल टेंशंस हैं ये बाजार को अगर 10,000 ले भी आए ना तो टिकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 10,000 की कॉल का टूटना स्वाभाविक है। हो सकता है बाजार एक रेंज में रहे, लेकिन ये कॉल आज फिर से कमजोर हो सकती है। तो जब जब ये 10,000 की कॉल बिकवाली की तरफ बढ़ती रहेगी, कमजोर होती रहेगी, तब तक आपका कन्विक्शन नहीं बढ़ेगा। जिस दिन 10,000 की कॉल के अंदर तेजी, शॉर्ट कवरिंग के बाद तेजी आ जाए, समझ लीजिएगा तब बाजार के अंदर ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस को वो डिस्काउंट खत्म कर चुका है। लेकिन फिलहाल 10,000 की कॉल की इंपॉर्टेंस है, बिकवाली हो रही है तो बड़े सौदे से बचना चाहिए। 9800 की पुट ये कहती है कि थोड़ा बहुत यहां पे एक बेस बनता दिख सकता है।
चलिए, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं फटाफट से वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस कहां पर बेट लगा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो इस गिरावट में आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो अच्छी कमाई करा सकते हैं। साक्षी मेरे सहयोगी इसमें सब मौजूद है। साक्षी, बताएं आज की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग रजत। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर है, फटाफट से आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट लेते हैं, जहां पर भारत फाइनेंशियल पर उनकी अब नजर टिकी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य को अपवर्ड रिवाइज किया है। 920 से अब लक्ष्य बढ़ाकर 1055 का दिया है। खासतौर पर सेक्टर में एक लीडर के तौर पर इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। एक ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव आउटलुक भी है। ब्रोकरेज हाउस को ऐसे लगता है कि ईपीएस जो अनुमान उन्होंने लगाया था उसे भी ऊपर रिवाइज करना चाहिए। 3 से 6% तक का अब अनुमान उन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि आगे जाते हुए यहाँ पर तेजी डेफिनेटली रह सकती है क्रेडिट स्विस के हिसाब से। आईजीएल ये अगला शेयर होगा जो अब ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आ चुका है। यहाँ पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, निवेश की सलाह को यहाँ पर बरकरार रखा है और लक्ष्य भी यहाँ पर दिया है 1390 का। हाल में जो करार हुए हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, चाहे वो करनाल सिटी को लेकर हो या आईओसी अदानी गैस लाइसेंस जो मिलता हुआ नजर आया है, वो काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। गाजियाबाद में जहां पर जो यहाँ पर गैस प्राइसेस में रिवीजन हुआ है 3.5 रुपए का, उसका भी फायदा आईजीएल को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसको लेते हुए उन्होंने यहाँ पर निवेश की सलाह को बरकरार रखा है। अगले शेयर की तरफ जाते हैं और ये टेक महिंद्रा का शेयर है, जहां पर एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। निवेश की सलाह को उन्होंने यहाँ पर भी बरकरार रखा है, 460 रुपए का टारगेट यहाँ पर रेकमेंड किया है। अर्निंग्स डेफिनेटली पिकअप हो सकती है, ये FY19 से अर्निंग्स पिकअप होते हुए नजर आएंगी। ऑलरेडी देखा जाए तो बीते 4 से 5 सालों में ग्रोथ इतनी सब्सटैंशियल नहीं हुई, लेकिन अब जो लो मार्जिन बिजनेस है वहां से कंपनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है। FY18 का जो ईपीएस अनुमान है उसे बढ़ाकर अब 9% कर दिया है ब्रोकरेज हाउस ने। अगला फार्मा स्पेस की तरफ चलते हैं। आईपीसीए लेबोरेटरीज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आईडीएफसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यहां पर न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 455 का दिया है। मार्जिन यहां पर लगातार एक्सपैंड भी हो रहे हैं और FY17 to 19 की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मार्जिन एक्सपैंड होकर 14.6% तक की भी रह सकती हैं, जो कि आगे जाते हुए डेफिनेटली एक ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर सीएलएसए ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। बिकवाली की सलाह को चेंज नहीं किया है, लेकिन लक्ष्य अब ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 1600 से बढ़ाकर 1750 कर दिया है। आखिरी रिपोर्ट की बात करेंगे और ये बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य यहाँ पर 1823 का दिया है। विंडफॉल प्रॉफिट्स जो आएंगे जियो की तरफ से अब आगे आने वाले अर्निंग सीजन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगले 60 दिनों में शेयर प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी देखने को मिलेगा। 1800 तक का टारगेट है रिलायंस पे, जो भी हमको रिपोर्ट्स के जरिए समझ में आ रहा है। और यही आपको ध्यान होगा, जब रिलायंस चला था तो बाजार को कहां से कहां ले आया, तो यही बाजार अगर रिलायंस फिर से चल गया और ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक साबित हुई तो आप ये बात उम्मीद कीजिए कि बाजार के अंदर एक बड़ा मूव आ जाएगा। इस बड़े मूव की अगर डेफिनेशन देखें ना रजत, तो हो सकता है 50,000 का लेवल भी आ जाए। ये हमारी अपनी कैलकुलेशन नहीं, बल्कि निर्मल जैन खुद बता रहे हैं कि अगले हो सकता है सेंसेक्स 50,000 आ जाए। एक बार उन्हीं की जुबानी सुनिए और उसकी रीजनिंग भी बता रहे हैं कि क्यों 50,000 आएगा। जरा जानिए आप। क्योंकि अगले 3 साल में मैं समझता हूँ कि मार्केट 40 से 50% तो बढ़ना ही चाहिए। इतना होने का लॉजिकल कारण ये है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है एक नॉर्मल जो 15% लेवल पे बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि 3 साल से ये क्राई वुल्फ जैसा हो रहा है कि अब बढ़ेगा और तो ये अब समय आ गया है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर FY17 नहीं तो कम से कम FY18 में टर्न अराउंड होगी, और अगर सेंसेक्स नहीं तो कम से कम ब्रॉडर मार्केट्स की तो होगी। और अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ अगर मार्केट चला तो 3 सालों में यहाँ से 40 से 50% ऊपर होना ही चाहिए। आज गोरख शक्कर और साथ साथ राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं। SGX निफ्टी सपाट कामकाज कर रहे हैं, ऐसे में आज की तैयारी करते हैं। राजेश जी, आपके पास आता हूं मैं। आज की ट्रेडिंग पिक्स बताएं जहां पर आप फोकस कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। देखिए, मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग स्लाइटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो मोमेंटम अगर मुझे खेलना है तो मुझे रिस्क और रिवॉर्ड के साथ काम करना पड़ेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पहला पिक रहेगा। 135 के आसपास अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है पिछले एक यू कैन से 15 to 20 ट्रेडिंग सेशंस। सो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। 132 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रहेगा 146 का। एक सेल कॉल भी है यहाँ पे। हमने कल सीमेंट सेक्टर में देखा, बिकवाली देखी, और सबसे बड़ी बात है ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज एक फॉलोअप सेलिंग जो है वो सीमेंट में भी आएगी। तो इसमें सेल करिए ACC विद स्टॉप लॉस ऑफ 1810 और जो टारगेट है वो है 1710। ठीक है, तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल सकता है। 146 का टारगेट, 132 का स्टॉप लॉस है। एक शॉर्ट कॉल है आपको बैंक सीमेंट स्पेस से ACC
यहाँ पर भी एक बार ध्यान रखिए, ये थोड़ा एक वीक कैंडिडेट हो सकता है आज का। नहीं, पर कभी कभी ना ये हो जाता है मार्केट पे, टेक्निकली कोई स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, ओवरसोल्ड होता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में इसलिए भी क्योंकि LIC ने स्टेक ऑफलोड किया है 2% के आसपास का, तो वो भी कहीं ना कहीं खबर रूल कर सकते हैं। तो थोड़ा इनडिसीजन होगा, स्टॉक खुलने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये 132 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ना केवल आपको हम टारगेट दे रहे हैं बल्कि एक स्टॉप लॉस के साथ सौदा क्रिएट कर रहे हैं ताकि इस तरह के मार्केट के अंदर आप एक बेहतर ट्रेड ले पाए। अविनाश, आज आपके फोकस्ड शेयर कौन से हैं, किस पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज? नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी मेरे नज़र में तो डिफेंस के शेयर्स रहेंगे। कल भी डिफेंस के शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। हमको कोचिन शिपयार्ड काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है ये हालांकि एक रीसेंट लिस्टिंग है, लेकिन जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की इनके ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कम से कम 650 to 675 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। और प्लस कंपनी अपने पहले तिमाही रिजल्ट जब प्रेजेंट करेगी तभी मार्केट्स को डेफिनेटली मैनेजमेंट कमेंट्री भी अवेट करेगी, तो यहाँ पे कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से 650 to 675 नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ठीक है। अच्छा अविनाश, जब ये IPO वाले शेयर्स की बात हुई ना, तो AB कैपिटल पिछले 2 दिन से सर्किट पर है। वो स्वाभाविक है कि ऊपर आ गया अपने बेस से, उसके बाद से T2T कैटेगरी में। ये शेयर कब तक सर्किट में रहेगा? कुछ कैलकुलेशन, कुछ आंकड़ा, कहां पे आके फेयर वैल्यू है? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि आई थिंक एक जनरल इन्वेस्टर जो है उसको वैल्यू देखना चाहिए। ये सर्किट का जो इशू है वो बेसिकली इनिशियल है, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी अभी तक हुई नहीं है। बट मेरे ख्याल से 210 215 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम रिलायंस कैपिटल की बात करें तो रिलायंस कैपिटल ने जैसे उनके सारे बिजनेसेस को अभी डीमर्ज करके वैल्यू और अपने शेयर होल्डर्स को दी है, तो ये पॉसिबिलिटी तो AB कैपिटल में अभी काफ़ी बड़ी है। तो आई वुड प्रेफर दैट 215 220 में जितना हो सके उतना इन्वेस्टर्स को इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए सेलर फ्रीज है, तो आप बेच नहीं सकते लेकिन बाय तो कर सकते हैं। तो आप 210 215 की रेंज में भी आ जाए तो आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो यहां पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा, इसलिए सेलर फ्रीज के अंदर बाय करना में और अच्छा है। आप अपने रेट के हिसाब, सर्किट के हिसाब से आपको मिल रहा है और आपको जितना चाहे आप उतना माल ले सकते हैं, क्योंकि सेलर फ्रीज है। पी कैटेगरी में है अभी, तो वो भी अभी धीरे धीरे करके ऑब्वियसली कभी ना कभी तो पी कैटेगरी का शेयर होगा ही, लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टॉक। यस, अब कुछ एक ऐसे शेयर्स भी देख लेते हैं जहां पे आज कहीं ना कहीं खबरें हैं, और सुमित मेरे साथ, अंचल माफ कीजिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं कि आज खबरों वाले शेयर। अंचल बताएं। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत HDFC बैंक से करेंगे। देखिए इसके लिए एक अच्छा दिन रह सकता है और कारण है RBI ने फिर से एक सूची जारी की है। बेसिकली बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली नेसेसरी बैंक का दर्जा दे दिया, यानी DSIB बैंक का दर्जा दे दिया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिम्पी। अब तक सिर्फ 2 बैंकों को दर्जा दिया गया था, पहले SBI को और ICICI बैंक को दिया था 2015 में। उसके बाद अब इस साल HDFC बैंक को इस सूची में शामिल किया। लेकिन इसकी रूप देखिए, इससे क्या चेंज होगा बैंक में। सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर चेंज होगा कि जो ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे बैंक के लिए, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो यानी बैंक को अब बेहतर कैपिटल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अतिरिक्त कैपिटल अपनी बुक्स में रखना पड़ेगा, लोन्स के लिए, प्रोविजंस के लिए, हर किसी के लिए एक बिल्कुल सेग्रीगेटेड सिस्टमैटिक फॉर्मेट में कैपिटल चाहिए होगा बैंक को। दूसरी चीज, ये निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और उसका कारण ये है, जब भी बैंक को एक नेसेसरी बैंक का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो डर होता है, देखिए इसी दर्जे के साथ एक और होता है टू बिग टू फेल। तो वो टू बिग टू फेल सूची में अब HDFC बैंक है, तो इतना बड़ा है कि अब यहां से फेल नहीं होगा और निवेशकों के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करना बेहतर हो जाएगा। ठीक है अंचल, मैं अभी आपसे कुछ और शेयर्स भी पूछ रहा हूं, लेकिन HDFC क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंस है, बैंक निफ्टी को भी चला सकता है क्योंकि HDFC कंपोनेंट है इसी बैंक निफ्टी का। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये तीसरा जरूरी बैंक बन गया है, ये ठीक है ऑपरेशनली एक खबर है, लेकिन ये कितना बड़ा सेंटिमेंटल प्ले करेगा आज बाजार के अंदर HDFC वाली खबर? नहीं, मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंटली डेफिनेटली HDFC बैंक को सिस्टमैटिक बैंक जो RBI ने घोषित किया है वो पॉजिटिव प्ले करेगा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि यहाँ पे कभी भी स्टॉक में थोड़ी गिरावट होती है तो FIs इस स्टॉक में खरीदार होते हैं। हमको लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली थोड़ा सा मार्जिनल अपटिक जरूर देखने को मिलेगा, बट जो बिगर इम्पैक्ट है वो बेसिकली FY18 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा, जब क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी और जो ओवरऑल जो बिजनेस स्ट्रक्चर है इस बैंक का सुधरेगा। तो सेंटीमेंट के हिसाब से आज डेफिनेटली एक पॉजिटिव अपटिक जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो यानी 2 खबरें प्ले कर रही हैं। एक तो इनको अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को और इंप्रूव करना होगा,
पर लॉन्ग टर्म लिहाज से देखें तो जब भी जरूरी बैंक बन जाता है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन जाता है, तो ऑब्वियसली कभी भी बेल आउट की सिचुएशन आई तो सरकार उसको बेल आउट जरूर करेगी। और ये बहुत बड़ी खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि अब इसका फेल होना यानी अर्थव्यवस्था का फेल होना, तो एक बड़ा ट्रिगर आज एचडीएफसी बैंक पे रूल कर सकते हैं। 2 बड़े ट्रिगर इनफैक्ट। बिल्कुल अंचल, बताएं कुछ और अहम खबरें। बिल्कुल, एमसीएक्स पे भी नजर रखिएगा। देखिए कल इसके दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग जो थी वो कुछ समय के लिए रुक गई थी, करीब 45 मिनट ट्रेडिंग रुकी थी, और कारण था तकनीकी दिक्कतों के चलते। जो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था, जो स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था, उसकी दिक्कतों के चलते, तो उसका एक ओवरहैंग सेंटिमेंटल नेगेटिव आज एमसीएक्स पे रह सकता है। आईजीएल आज यहाँ तेजी बन सकती है, और कारण है करनाल सिटी के लिए गैस लाइसेंस मिला है कंपनी को। हालांकि अभी पीजीआरबी से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इनिशियल तौर पे गैस लाइसेंस मिला है। एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। इनको बेसिकली आईओसी अदानी गैस के साथ मिलकर ये लाइसेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं आईजीएल आज स्ट्रॉन्ग फोकस में रहेगा, यहां नजर रख के चलिएगा, तेजी बन सकती है। टूरिज्म फाइनेंस, इस पे भी नजर रखिएगा, यहां पे तेजी की उम्मीद की जा रही है, और कारण है थॉमस कुक हिस्सा खरीद सकती है इस कंपनी के अंदर, ऐसी खबरें आ रही हैं। करीब आईएफसीआई से 26.09% स्टेक जो आईएफसीआई का है वो खरीद सकती है, और जो कुल सौदा है करीब 250 करोड़ में हो सकता है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे सौदा हो रहा है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आज टूरिज्म फाइनेंस पे आ सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी खबरें हैं, अभी कंफर्मेशन दोनों ही पार्टी से नहीं आया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा बात ही कर रहे थे। देखिए इसमें टेक्निकली डेफिनेटली चार्ट्स पे मजबूत है, लेकिन हाँ एक और चीज प्ले होगी, वो होगी एलआईसी का स्टेक ऑफलोड। एलआईसी ने 2% हिस्सा बेचा है ब्लॉक डील्स के जरिए, तो उसकी वजह से आज काफी अस्थिरता रह सकता है। और लास्टली होटल लीला, इस पे भी नजर रखिएगा, यहां पे जोरदार तेजी रह सकती है, और कारण है जो मैरीगोल्ड कैपिटल है उसने करार किया होटल लीला के साथ, और चेन्नई होटल को खरीदने के लिए करार किया गया है। जो कुल सौदा है करीब 700-750 करोड़ के बीच में हो सकता है। एक अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी से होटल खरीद रही है चेन्नई का, वो पॉजिटिव इंपैक्ट आज होटल लीला पे आता हो दिखेगा। एक बार आप एसजीएक्स निफ्टी वापस दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। अब ये सिर्फ 3 अंकों की बढ़त के साथ है, थोड़ा ध्यान रखें आज मार्केट के अंदर। ये बात ठीक है कि मार्केट के अंदर आज का एक अच्छा बेस है, लेकिन अब इस वॉलिटिलिटी को थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। अब सिर्फ 3 अंकों की बढ़त है। थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम जब शुरुआत की थी तब 22 अंक ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों वाले शेयर्स हमने आपके सामने रखे, अब उसमें ट्रेड कैसे लेना है ये आप जान पाएंगे। आईजीएल, सबसे पहले आज यही ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस पे एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी है और खबर भी है। करनाल सिटी गैस लाइसेंस इसको मिल गया है। आगे चल के इन्होंने कुछ दाम भी बढ़ाए थे, अभी गाजियाबाद के अंदर इनके दाम बढ़े हैं इस एनसीआर के अंदर। एक बार राजेश, इसका आज का टेक्निकल रेंज क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है, कैसे ट्रेड करना आईजीएल में आज? देखिए जो क्लोजिंग प्राइस है इंद्रप्रस्थ गैस 1262 इज द प्राइस। डिम्पी, इसका जो बेस फॉर्मेशन है वो रफली देख रहे हैं हम लोग 1220-1230 के आसपास का इसका बेस दिखता है। अगर आज काम करना है आईजीएल पे तो 1230 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो रेजिस्टेंस कैप है वो है 1310 पे। 1310 पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1230। अच्छा अविनाश, ये जो नेक्स्ट स्टॉक है ना, ये 3 स्टॉक्स मेरे इकट्ठे पूछ लूंगा। एक तो है टूरिज्म फाइनेंस, एक है थॉमस कुक और एक है आईएफसीआई। देखिए खबर यहाँ पर है कि थॉमस कुक की हिस्सा खरीद की खबरें हैं। आईएफसीआई जो कि टूरिज्म फाइनेंस में लगभग 26% स्टेक होल्ड करता है, ये हिस्सेदारी थॉमस कुक खरीद सकता है, और कुल जो सौदे की वैल्यू आ रही है वो लगभग 250 करोड़ के आसपास की आ रही है। इसका मतलब मार्केट कैप 970 करोड़ के आसपास की है टूरिज्म फाइनेंस की। ये टूरिज्म सेक्टर, थॉमस कुक, टूरिज्म फाइनेंस और फाइनेंस में आईएफसीआई, आपको कैसे लग रहे हैं तीनों शेयर्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत सबसे बेहतरीन शेयर शायद टूरिज्म फाइनेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी समय से ये बातें चल रही थी कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसमें आके कंट्रोल ले लेगा, और आईएफसीआई ने भी ये बात ऑलरेडी एनालिस्ट से काफ़ी पहले डिस्क्लोज की थी कि वो ऐसे खरीदार देख रहे हैं। तो अगर टीएससीएफसीआई में अगर ये डील होती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थॉमस कुक को एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। इनफैक्ट इनको उनके जो कस्टमर पॉइंट्स है वहाँ पे और थोड़ी एंट्री मिलेगी। टीएफसीआई बेसिकली फंडिंग एजेंसी है जो ऐसे होटल्स और रिसोर्ट्स को फंड करता है। तो क्लियरली आई थिंक थॉमस कुक का एक शायद स्ट्रेटेजी है कि डायरेक्ट कस्टमर को नहीं, बट जो फंडिंग एजेंसीज है उनके वजह से उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिले। तो आज के सत्र में मुझे लग रहा है कि टीएफसीआई के शेयर पे नजर रखे, ये जब तक न्यूज फ्रक्टिफाई होती है मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली एक एक्शन शॉर्ट टर्म मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। राजेश, एमसीएक्स का चार्ट भी देखिए, एमसीएक्स के अंदर आज की ट्रेडिंग रेंज क्या है?
डिम्पी एमसीएक्स का जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 1100 के आसपास है। जो सपोर्ट फॉर्मेशन है, जो सपोर्ट जो बेस दिखता है एज फार एज द आर्ली चार्ट इज कंसर्न, वो करीबन 1050 के आसपास है। सो यू कैन से आज के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 1050 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, इनिशियल टारगेट रहेगा 1100-1110 का। अगर वो लेवल निकाल दे तो मुझे लगता है फिर उसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रले आएगी। 1100 का जो लेवल है, 1100 का जो लेवल बोल रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट इज 200 DMA लेवल। अगर वो लेवल निकाल दे तो जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 1130 का। चलिए, एक होटल लीला पे भी खबर है। मार्केट कैप है 1000 करोड़ के आसपास की, लेकिन चेन्नई में जो होटल है इनका, उसमें मैरीगोल्ड कैप जो है वो निवेश कर सकता है 700 करोड़। ये वैल्यू आंकी जा रही है जो इस होटल में निवेश कर सकता है मैरीगोल्ड कैप। तो एक बड़ी रकम हो सकता है कि होटल लीला के हाथ लगती हुई नजर आए। अविनाश, इस स्टॉक को कैसे देखते हैं आप, होटल लीला को? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होटल लीला का अगर स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट 1-2 हफ्ते से शॉर्ट टर्म में तो मोमेंटम पॉजिटिव है और हमको लग रहा है कि इनके पास जो एसेट्स है वो अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो डेट रिडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है वो अगर जारी रहे और इन्होंने अपने एसेट्स निकाले तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बैलेंस शीट को थोड़ी हेल्दी बनाने में होटल लीला को मदद मिलेगी। इनफैक्ट वैल्यूएशन किस प्राइस पे होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ फ्लो जो जेएम फाइनेंस की ARC में इनकी जो मैरीगोल्ड प्रॉपर्टी है इनकी बिकवाली होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक के लिए आज पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम प्ले आउट होना चाहिए। ठीक है राजेश, आप एक 2 शेयर देखिए। एक तो श्री पुष्कर केमिकल, 7 तारीख को इनकी एक बैठक होने वाली है, 226 का होगा, आप चेक कीजिए जब तक। 7 तारीख को इनकी बैठक होने वाली है, प्रमोटर्स इसमें शायद रकम जुटाएंगे। एक कंपनी को और अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन भी करना चाहते हैं, उसके लिए बोर्ड ने एक्चुअली इनको मंजूरी दे दी है। उस पर कुछ डिस्कस भी होगा इस बैठक में ही। ये श्री पुष्कर कितना चलेगा? जस्ट सेकंड डिम्पी। देखिए डिम्पी, इसका जो बेस फॉर्मेशन बन रहा है वो करीबन 210 के आसपास है, विच इज़ नथिंग बट इज 200 DMA लेवल। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 230 के आसपास है, यानी 228 से लेकर 230, विच इज़ नथिंग बट इज चैनल रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल टूटता है या यू कैन से इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसमें देखोगे कि एक अच्छा खासा बाइंग बनेगा जो इसको पुश करेगा करीबन 245 से लेकर 250 तक। सो मुझे लगता है अगर न्यूज़ है तो एक बाइंग करना है तो डिप का इस्तेमाल करिए। जो डिप मुझे लगता है वो 220 तक आना चाहिए। सो 220 और 225 के आसपास एक छोटा मोटा वाइब्रेशन और यू कैन से एक वोलेटिलिटी होगी जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 215 का करना पड़ेगा। अविनाश, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं? जब भी थोड़ी बहुत भी गिरावट मिले प्लस करें, क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है ना वो तो बड़ी अच्छी है और उसमें ये बताया जा रहा है कि 1800 तक का टारगेट है। अगर रिलायंस 1800 की तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है, तो फिर तो बाजार भी नहीं टूटने वाला। बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी, हमने हमारे क्लाइंटों को कहा है कि रिलायंस एक बाय ऑन डिक्लाइन काउंटर है और हालांकि अभी जो डेवलपमेंट्स रिलायंस के फेवर में प्ले करेंगे वो बेसिकली यूएस में जो हरिकेन हुआ है इसका इम्पैक्ट इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा, क्योंकि अंदाजा है कि करीबन 5% क्रूड कैपेसिटी ग्लोबली बंद हो चुकी है। दूसरी बात, जो जियो का जो हैंडसेट इन्होंने लॉन्च किया था वो नवरात्रि से ये अभी अपने कस्टमर्स को दे देंगे। इनफैक्ट इनिशियली इन्होंने करीबन 60 मिलियन हैंडसेट्स की बुकिंग ली है, तो करीबन 900 करोड़ का पैसा तो ऐसे ही इनको मिला है। बट आगे हमको लग रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई ये जियो फोन की इंक्रीज होगी तो इनको डेफिनेटली काफ़ी कैश डिपॉजिट्स ये फ़ोन से मिलेंगे और ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। तो मैं भी समझता हूं कि अगर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स का नजरिया है तो इसको डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन समझ के खरीदना चाहिए। अविनाश, एक भारत फाइनेंशियल पे भी आपका नजरिया चाहेंगे, क्योंकि क्रेडिट सूज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया, हायर एंड पे आउट परफॉर्म रेटिंग दी है स्टॉक को और जो लक्ष्य है वो 920 से बढ़ाकर 1055 क्रेडिट सूज समझता है भारत फाइनेंशियल की फेयर वैल्यू है। आपके हिसाब से भारत फाइनेंशियल का यहाँ से खरीदने लायक है या फिर किसी डिप का इंतजार करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि भारत फाइनेंशियल में जरूर खरीदने का मौका है रजत, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने एसेट प्रोविजनिंग अपने पहले क्वार्टर के तिमाही में किया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। इन्होंने कहा था कि ये जो राइट ऑफ था वो एक तरीके से इसेंशियल था और मार्केट्स को भी ये बात काफ़ी पसंद आई कि ये जो प्रोविजनिंग हो गई वो बेसिकली वन टाइम थी और एक ही झटके में एक क्वार्टर में इन्होंने प्रोवाइड किए। आने वाले जो 2-3 क्वार्टर रहेंगे यहाँ पे हमको लग रहा है कि एसेट ग्रोथ, लोन डिसबर्समेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो
जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो ज्यादातर अभी वेयर आउट हो चुका है और शायद FY18 के सेकंड हाफ में काफी स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका है, बट फ्रॉम अ 12 to 15 मंथ काइंड ऑफ होराइजन। ठीक है, एक चीज पे आपको और ध्यान देना है, रिलायंस कैपिटल आज 11 इंडाइसिस से वो बाहर हो रहा है, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये क्या है पूरा माजरा एक बार सुमित से समझ लेते हैं। सुमित बताएं रिलायंस कैपिटल पे हो क्या रहा है? कल तो वादा खत्म हो गए थे, आज नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसके। शुक्रिया डिम्पी। देखिए आज वायदा बाजार में नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आज रिलायंस कैपिटल दोबारा लिस्ट होगा, लेकिन आज जो रिलायंस कैपिटल लिस्ट होगा इसके अंदर रियल स्टेट कारोबार इनका नहीं होगा, यानी कि एक्स होने के बाद इसका ये कारोबार जो है वो लिस्ट होगा। अब रिलायंस कैपिटल का जो भाव होगा वो आपको शुरुआत में देख के शायद घबराहट भी हो, क्योंकि उसका भाव कहीं 690-700 रुपए के आसपास आता हो दिखाई पड़े। जिन रिपोर्ट्स को हमने रेफर किया है उसके अकॉर्डिंग रिलायंस होम फाइनेंस कारोबार जो है उसकी वैल्यू कहीं 130-120 रुपए, कहीं पर 110 रुपए तक बैठ रही है, यानी ईडल वाइज के मुताबिक कहीं 137 रुपए के आसपास कीमत है। ICICI मानता है कि शायद 120-110 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठे, तो इस हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट होकर ही आज लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 11 इंडेक्स से इसीलिए बाहर हो रहा है क्योंकि इसमें एडजस्टमेट है और उसमें जो रिप्लेसमेंट उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर है या फिर जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है वो उसको रिप्लेस करेगा। इसके अलावा करीब 51% हिस्सेदारी रिलायंस होम फाइनेंस कारोबार के अंदर रिलायंस कैपिटल ओन करता है। 1129 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जो कि नए शेयर जारी करने के बाद रफली 1500 करोड़ रुपए के आसपास इसकी नेटवर्थ हो जाएगी। जो पूरा डील स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि रिलायंस कैपिटल के जितने भी निवेशक है जो कि 6 सितंबर तक निवेशक है, जिनके डीमेट अकाउंट में 6 सितंबर तक है, उनको इसके बदले में एक रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस का शेयर मिलेगा, यानी एक रिलायंस कैपिटल के बदले में एक रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस का शेयर होगा। अगले 15 से 20 दिनों के दौरान इसकी लिस्टिंग होगी, यानी कि ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर के एंड तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इस कारोबार की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो रिलायंस वो ICICI सिक्योरिटी मानता है करीब 115 से 120 रुपए और ईडल वाइस मानता है करीब 137 रुपए के आसपास, और जो इसकी नेटवर्थ है, मौजूदा नेटवर्थ है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है और 50,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी नेटवर्थ पहुंचाने की योजना भी है। तो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार, होम फाइनेंस कारोबार जो है वो अलग होगा, रियल स्टेट कारोबार उसके अंदर मर्ज होगा। रिलायंस कैपिटल आज लिस्ट होगा बिना रियल स्टेट कारोबार के, वैल्यू 680-690 के आसपास शायद लिस्ट होते हुए दिखाई पड़े, ये 700-720 रुपए के आसपास भी जा सकती है। और आने वाले समय में अगर आप भाव गिरा हुआ देखें तो घबराए नहीं, आपको होम फाइनेंस का शेयर अलग से मिल गया होगा। 6 तारीख तक उसकी रिकॉर्ड डेट है और ये अलग से लिस्ट होगा अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। ठीक है, तो आज हो सकता है आपको प्राइसिंग डिस्टर्बिंग दिखे, लेकिन ये एडजस्टमेंट का हिस्सा है और आपके डीमेट अकाउंट अपने वित्तीय सलाहकारों से और अपने ब्रोकर से आप पूछ लीजिएगा। 6 तारीख है और आज हालांकि 5 है, तो कल तक का भी समय है, उसके बाद आपको ये शेयर्स अलॉट भी हो जाएंगे। रिलायंस होम फाइनेंस के ED एंड CEO भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनसे पूछा कि एक तो शेयरिंग की रेशियो क्या है और आगे चल के कंपनी विस्तार कैसे करेगी। सुनिए आप वो क्या कह रहे थे। ये सिर्फ लिस्टिंग ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस एज अ सेपरेट एंटिटी हो रहा है, जो आज की डेट में आफ्टर लिस्टिंग ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल विल गेट 1 शेयर ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस इन द रेशियो ऑफ 1:1 और इस तरह से लिस्टिंग होने जा रही है। लास्ट 3 साल में हमारा CAGR ग्रोथ जो हुआ है वो तकरीबन 30% से हुआ है और आज की डेट में हमारी जो बुक्स जो AUM है वो तकरीबन 13,000 करोड़ का है। ठीक है, तो आज आपको एडजस्टेड प्राइजेस थोड़े से देखने मिल सकते हैं। इसमें होम फाइनेंस का कारोबार नहीं है, वो अलग से है, उसका शेयर आपको अलग से मिल जाएगा। तो आज आप इसमें वैसे ही ट्रेड देखिएगा। ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपका फ्यूचर्स की कॉल से आपको मुनाफा मिलता है, हमेशा की तरह मिलता है। आज भी हमने तैयारी कर ली है और मुनाफे के लिए हो जाइए तैयार। आज हमने 3 मेहमान फिर से अपने साथ जोड़ लिए हैं। ब्रजेश है हमारे साथ फोन लाइन पे, जिनसे हम समझेंगे कैसे ट्रेड करना है। हेमंत ठुकराल है मेरे साथ और साथ ही साथ राजेश सतपुते भी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आज की बेहतरीन कॉल कौन कौन सी हैं। पहले तो हेमंत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, शुक्रिया समय देने के लिए। और एक शुक्रिया और एक धन्यवाद आपको और भी कहना चाहता हूँ दर्शकों की तरफ से। कल आपने हमको रेमंड्स बताया था कि रेमंड्स बाय कीजिए, शानदार रिटर्न्स रेमंड से मिला है निवेशकों को और कल का वो सुपर बेहतरीन शेयर था, 6% चला था। तो हर निवेशक की तरफ से जिसने भी रेमंड्स आपकी बात सुन के ट्रेड किया होगा उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा कर देता हूं। अब मैं आज के शेयर्स भी आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक का एक आउटलुक मेरे को बताइए सर। देखिए, गुड मॉर्निंग डिम्पी। मैं पहले आउटलुक देने से पहले एक डेटा पॉइंट बताना चाहूंगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है कि कल जिस तरह से 10,000 के कॉल में राइटिंग हुई है
और एफआईएस ने लास्ट 2 दिन में जिस तरह से इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, और वो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी जो लास्ट मंथ का हाई था 10,080, वो अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है अपसाइड पे। डाउनसाइड सपोर्ट्स आर इंटैक्ट, तो डाउनसाइड आपको जब हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 97 में है, तो आप फिर से एक रेंज में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रेंज 97 to 10,030 हो सकती है। तो इसी रेंज में हम ट्रेड कैसे करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज के लिए मैं 2 लेवल दे रहा हूं। अगर निफ्टी 9930 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा बाय का टारगेट रहेगा 10,030। इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 9880 का। अगर बाजार 9870 के नीचे फिसलता है तो मेरा सेल का टारगेट रहेगा 9750 और स्टॉप लॉस रहेगा 9930। 9870 से 9930 के बीच में अगर रहता है तो ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, इस 50 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी रहता है तो ट्रेड नहीं करना है। जब बिक जाए, कमजोर हो जाए तो शॉर्ट कर दीजिए। जब चलने लगे, मजबूत हो जाए, 9930 के ऊपर आ जाए तब प्लस कर लीजिएगा। इस रेंज के बीच में रहे तो फिर ट्रेड नहीं लेना है आज कम से कम निफ्टी का। ब्रजेश, आपका व्यू क्या है? बैंक निफ्टी पर अपनी राय दीजिए मेरे को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24,150 को कल भी संभाल रहा था वो। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। देखिए, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो एक्टिविटी देखने को मिली है वो यही है कि ऊपर के जो स्तर हैं 24,400, 24,450, वो इस समय एक थोड़ा सा एक माइल्ड रेजिस्टेंस की तरफ लेकर है, लेकिन नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट है 23,900, 23,950 का। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को 1 से 2 दिन के लिहाज से व्यू लेना है तो अगर कोई डिप आता है 24,200 या 24,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो 23,900 का स्टॉप लॉस लेके बाई कीजिए 24,400, 24,450 के लिए। एनी हाउ अगर 24,450 के ऊपर अगर वो बंद होता है तो एक 150 पॉइंट से 200 पॉइंट की रैली और आपको देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 24,600 से 24,650 तक जा सकता है। चलिए ठीक है, अगर 24,300 के ऊपर गया तो उसके बाद एक नई रैली बन जाएगी 24,450 से 24,600 तक के टारगेट्स, 23,950 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। काउंटर स्पेसिफिक हो जाते हैं। राजेश जी बताएं, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर आज के लिए? देखिए, 2 कॉल्स तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एससीसी में सेल है, और 2 जो है उसमें से एक रहेगा वॉकआउट में। देखिए, वॉकआउट में कल अच्छी बाइंग देखी हमने और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, सो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा अर्ली रहेगा बट आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन वॉकआउट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 600। मेरा जो टारगेट है वो 685 प्लस का रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा टाटा मोटर डीवीआर पे 218, 220 पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और डाउन साइड बहुत लिमिटेड लगता है फ्रॉम करंट प्राइस, सो वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 210। मेरा टारगेट 255 प्लस का है। दिस बोथ कॉल्स आर पोजिशनल कॉल्स। ठीक है, वैसे 2 कॉल्स ऑलरेडी हमको दे चुके थे राजेश, लेकिन आप चारों के चारों कॉल्स एक बार नोट कर लीजिए, आपके सामने ग्राफिक्स होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा इट्स बाय, इसको बाय करना है आज हमको। एसीसी सेल है 1710 के टारगेट के लिए, टारगेट ध्यान रखिए 1710 का, 1810 का एक स्टॉप है। वो खाट 685 प्लस तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। वो खाट पे कल एक अच्छा मूव मिल रहा था, क्लोजिंग अच्छी करके गया है ये। टाटा मोटर्स का डीवीआर, इसी के साथ शुरुआत करें। टाटा मोटर्स भी हमको हरी बता रहे थे कि एक टर्न अराउंड शेयर हो सकता है इस सीरीज, इस क्वार्टर के अंदर भी, तो आप 225 तक का 255 तक का टारगेट यहां पर भी रख सकते हैं। अब मैं हेमंत जी के पास आ रहा हूं। हेमंत, आपकी तरफ से आज के दोनों शेयर्स कौन से हैं? देखिए, पहला मैंने स्टॉक चूज किया एक मिड कैप आईटी टाटा इलेक्सी। 2 चीजें देखने को मिली मुझे बहुत अहम की। एक तो पहले स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 9%, गिरते हुए बाजार में मिड कैप में 9% लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर और प्रीमियम, कैश प्रीमियम से बड़ा है, इसका अंदर क्लियरली लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी हैं और टेक्निकली भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1680 का और मेरा टारगेट रहेगा 1783। दूसरा मैंने स्टॉक चूज किया है अरविंद। बहुत टाइम के बाद अरविंद में कल एक अच्छा मूव देखने को मिला। डिलीवरी बेस्ड बाइंग ज्यादा हुई है, ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1.5% ही ऐड हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम डेटा होता है कि 380 में पुट राइटिंग का मुझे जो कल जमाव नजर आया, उसकी वजह से अब मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 380 का और मेरा टारगेट यहाँ रहेगा 403 का। टेक्सटाइल्स वैसे भी फोकस में है। 2012-17 टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि बढ़ा दी गई है 1 साल के लिए और कल हमने देखा टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली कमाई हो रही थी। अरविंद, रेमंड जैसे स्टॉक्स चल रहे थे। बॉम्बे डाइंग तो कमाल ही कर रखा है, ये तो स्टॉक अब फैंसी हो गया ट्रेडर्स का। पिछले हफ्ते में 10% का अपर फ्रीज था कल के सत्र में भी। ब्रजेश, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर?
देखिए, जैसा भी हेमंत जी ने कहा, टाटा एलेक्सी मेरा भी वही एक बाई कॉल है। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, एक जो 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम वॉल्यूम लें उसके ऊपर बंद हुआ है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, तो लगभग 1732 के आसपास में बाई करने की सलाह रहेगी। 1710 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 1775, 1777 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 52 वीक हाई उसका 1777 के आसपास का है। वो क्रॉस होते हुए आपको हो सकता है 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 1820 के तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाए। तो एक कॉल ये रहेगी। दूसरी, पावर स्टॉक्स में हम टोरेंट पावर को देख सकते हैं। हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है हमें, इंडिकेटर्स में वेल एज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है विद वॉल्यूम। ये 3 रीजन है पॉजिटिविटी के लिए। तो लगभग 216 के आसपास में बाई करने की सलाह रहेगी। 210 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और मेरा मानना ये 1 से 2 ट्रेडिंग के सेशन के लिहाज से 226, 228 के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 226 से 228 तक के टारगेट है टाटा पावर पे। कल हमने इसको BTST भी बताया था, माफ कीजिए टोरेंट पावर, तो कल ये BTST भी था और 228 तक का टारगेट है। आज के लिए भी सौदा हमको मिल गया ब्रजेश की तरफ से। अब बिल्कुल ऑप्शंस पे आ जाते हैं। राजेश, कोई ऑप्शन ट्रेड है आपके पास? ऑप्शंस का ट्रेड नहीं दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रजेश, आपकी तरफ से आज का ऑप्शन का सौदा? देखिए, बैंक यस बैंक थोड़ा चार्ट पे बेटर लग रहा है और जिस हिसाब से इसमें एक्टिविटी जो बनी है उसमें 1760 का जो एट द मनी कॉल है उसी को बाइंग करने की सलाह रहेगी। लेकिन थोड़ा डिप के आसपास में अगर मिलता है तो बेटर रहेगा। 40 और 42 के आसपास में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। 32 रुपए का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 55 से 58 के टारगेट हैं। मेरे को लगता है वो आज या कल के सेशन में अचीव हो जाने चाहिए। राइट। हेमंत, आपके रडार पर कौन सा ऑप्शन है आज? देखिए, मैंने चूज किया है मारुति का बाय कॉल। मुझे ऐसा लगता है कि मारुति बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 7700 के आसपास, और जिस तरह से कल वापस से नीचे से ऊपर आया है, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मुझे ऐसा लगता है इसमें आप 79 का कॉल लीजिए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी है। कल बंद हुआ है 118 रुपए पे। इसमें आप स्टॉप लॉस रखें 80 रुपीज का, जो प्राइस के साथ मैच करेगा 7670 का, और टारगेट रखिए 170 रुपए का, जो मैच करेगा 7930, 7950 जोन में जब मारुति आएगा। तो मेरे हिसाब से मारुति में आप पार्टिसिपेट कीजिए थ्रू अ बाय कॉल। ठीक है, तो आप इस सारी की सारी ऑप्शंस पे जरूर ध्यान रखें। 7900 की कॉल है, 118 की रेंज में आपको मिलेगी, आप इस पे ध्यान रखिए। कुछ कैश डिलीवरी वाले शेयर्स भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। 4 शेयर हमने निकाले हैं जिनमें कैश का डिलीवरी वॉल्यूम काफी अच्छा है। फ्यूचर्स के शेयर्स हैं, लेकिन इन सभी शेयर्स के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एक विप्रो है, इसमें एक मैरिको है। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं आपको ट्रेड थोड़ा संभल कर लेना होगा। M&M में भी आप देख सकते हैं 87% तक की कैश डिलीवरी आपको वहां पे मिलती हुई दिखेगी। तो कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और आप टुडेज ट्रेड भी देख लेते हैं। चलिए, आज का टुडेज ट्रेड है ओबेरॉय रियल्टी। आज सुबह सुबह हमने आपको एक खबर भी बताई थी, वो थी आपकी PPP मॉडल के तहत अब हो सकता है सरकार यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम चल रही है उसमें निजी जमीनों पर भी मकान बने, तो ओबेरॉय रियल्टी इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। एक तो ये खबर है, और साथ ही मुंबई में इनका 1 करोड़ स्क्वायर फीट की जो लैंड है वो आगे चल के इसको थोड़ा मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो इस सबका फायदा इनको मिलेगा। मूविंग एवरेजेस ठीक है, 3 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम इनके पास 68% का है, और टेक्निकल चार्ट्स पे भी ठीक है। कल का बेस भी इनके पास अच्छा था। तो आज अगर आप कोई ट्रेड इसमें ले रहे हैं तो एक 405 तक का टारगेट है, 390 का एक स्टॉप लॉस रख के ओबेरॉय रियल्टी के अंदर एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। जो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नया PPP मॉडल जल्द, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए PPP मॉडल जल्द की बात कही ना, तो आज जो छोटे मझौले रियल्टी स्पेस के जो स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन स्ट्रांग हो सकता है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं मार्केट्स में भी। बिल्कुल, खैर ये उम्मीद तो रहेगी, और साथ ही साथ आज ध्यान दें इन सभी के कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। SGX निफ्टी इस बार आपको बता दो फिर से 13 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये वॉलेटाइल हो रहा है, पिछले 1 घंटे के अंदर 25 पॉइंट से 3 से वापस 15। तो एक बार आप जानिएगा जिस समय बाजार खुल रहा है उस समय SGX निफ्टी क्या है। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही।